प्रॉब्लम होता है जब हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा जाए। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो आपने चलना स्टार्ट किया, आपने किसी बस के मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली 12 PM पर आपने पार्टिकल को एनालाइज करना स्टार्ट किया और 12 से लेके 12:30 तक आपने उसके मोशन को एनालाइज किया। आप क्या कर रहे थे? आप उस मोशन का आपने टोटल डिस्टेंस देखा, उसने कितना ट्रैवल किया, टाइम का इंटरवल आपको पता है 30 मिनट्स का है, तो टोटल डिस्टेंस को 30 मिनट से डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल गया। लेकिन मान लो बस का एवरेज स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर बस का एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बस का स्पीड 50 था क्या, या वो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक कम होता है नहीं तो नहीं 50 से ज्यादा हो जाएगा, हाँ अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड 50 से कम हो जाएगा। तो जब आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो तो एवरेज का मतलब है कि टाइम इंटरवल में 12 बजे से लेके 12:30 तक, या अगर मैं 12 बजे को बोल दूं कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, तो 12:30 तक मतलब t इक्वल्स टू 0 से 30 मिनट्स तक हमने डिस्टेंस देखा, कितना डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो मेरे को एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल गया। अब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? मान लो किसी ने आपसे पूछा कि एग्जैक्टली 12:25 पे उस बस का क्या स्पीड था। मान लो किसी ने आपसे ऐसा पूछा कि एग्जैक्टली एट 12:25 व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दैट बस, तो अब 12:25 में 50 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इंटायर जर्नी, फॉर दिस इंटायर जर्नी द एवरेज स्पीड वाज 50। लेकिन अगर कोई आपसे एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछे कि आप मेरे को एग्जैक्टली बता दो कि 12:25 पे बस का स्पीड क्या था, तो वो 50 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको स्पीड पूछा जाएगा ना, तो दो तरीके से आपसे वो स्पीड पूछ सकते हैं। एक तो पूरे इंटरवल का वो आपको जब स्पीड पूछ रहे हैं, मतलब वो आपसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। और अगर वो क्या आप करेंगे, अगर आपको वो बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का आप मेरे को स्पीड फाइंड आउट करके बता दो, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। एवरेज हाँ वेलोसिटी मतलब एक टाइम इंटरवल में 0 से लेके सम t तक जो हमारे पास पार्टिकल का एवरेज होगा, वो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उस तरह से। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी या स्पीड जानना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अपने को ना ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का कैलकुलेशन सीखना है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन सीखना है, ठीक है? अच्छा, अब कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैलकुलेशन सीखना है कि सर कैसे कर पाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैलकुलेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मान लो इसका क्या मतलब है, मान लो ऐसा बोला गया कि कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस तरह से। कोई पार्टिकल था और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में t इक्वल्स टू 0 पर, मान लो t इक्वल्स टू 0 पर उसने स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन ये बोल दिया गया है कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम पर इस तरह से डिपेंड करता है, ऐसा बोल दिया गया मान कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब है कि टाइम चेंज करने पर सिर्फ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर टाइम चेंज करने पर पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब क्या है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। कुछ भी अगर ऐसा लगे कि सर ये वर्ड नहीं आता है, ये बता दो, तो आप पूछ लेना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो ऐसा है कि पार्टिकल का मोशन हुआ, x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होंगे तो वो हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मान लो मैंने ऐसा लिखा है, सिर्फ मान लो कंडीशन ये गिवन है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस समय पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट, सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जैसे x हो रहा है, सिर्फ y होता, सिर्फ z होता, तो वो क्या होता, वन डायमेंशनल मोशन होता। ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अगर मान लो एक लाइन लिखा हुआ है, लाइन क्या लिखा है, a straight line motion is a straight line motion is always, a straight line motion is always one dimensional. True or false? सर फॉल्स है। False. फॉल्स है, ये सबको समझ में आता है।
फॉल्स। स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। ये तो सबको समझ में आता है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए ना, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब भी हमें ये बोला जाए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन को वील अज्यूम एक्स एक्सिस, देन द स्ट्रेट लाइन, then the straight line will be assumed as x axis। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है? ये कोई ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग या जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम अपनी मर्जी से क्या कर लेंगे, उसको एक्स एक्सिस का मोशन मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना कि स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो है ये बस हमने अजम्पशन ले रखा है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया कि पार्टिकल जो है उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। अब पोजीशन मतलब क्या है? पोजीशन मतलब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, मतलब क्या है? पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो इस वाले ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं x = t², तो यहां पर जब टाइम का वैल्यू 0 है तो पार्टिकल का पोजीशन भी क्या है? ओरिजिन पर है। जब टाइम का वैल्यू 1 होगा, जब टाइम का वैल्यू 1 होगा तो पार्टिकल का पोजीशन भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब टाइम का वैल्यू 2 होगा तो पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का लाइन दिखेगा, कर्व टाइप का। एक्चुअली में ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो आपको इस तरह का एक कर्व दिखेगा। अब कर्व ऐसा बना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ऐसा बना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बना है, लेकिन याद रखेंगे पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये बहुत जरूरी है समझना, पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो सकता है, सीधा हो सकता है, कर्व हो सकता है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस केस में अगर देखोगे तो पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है? पार्टिकल एक्स एक्सिस में सीधा सीधा भाग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सबको ये बात समझ में आ रहा है? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हाँ, कैसा सर। भी हो सकता है, लेकिन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देख के ये नहीं बता देंगे कि पार्टिकल से सीधा सीधा पार्टिकल जो था वो ऐसे भाग रहा था। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो सिंपली पार्टिकल का एक्स और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है। इस केस में पार्टिकल का मोशन ऐसे सीधा सीधा हो रहा था, मतलब पार्टिकल का अगर आप पाथ देखते, किस पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल इस सीधे सीधे रास्ते में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पाथ ऑफ दिस पार्टिकल होता। लेकिन पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे तो ऐसा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो याद रखेंगे, फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ one cannot decide the path, one cannot decide the path in which the particle is moving, in which the particle is moving। I hope ये पॉइंट समझ में आया सबको? सबको ये बात समझ में आया क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन रास्ते में चलते हुए, जैसे यहाँ पर इस वाले केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा था, लेकिन उसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक ऐसा कर्व के जैसा है। तो मान लो ये कर्व आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल इस रास्ते में ऐसे चल रहा है, ये बस उसके पोजीशन और टाइम का एक रिलेशन है, एक ग्राफ है। सबको ये समझ में आया क्या? यस यस सर। अब मान लो मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि जब टाइम t1 है ना, मान लो कोई टाइम t1 है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन था वो कुछ तो x1 का था, मैंने ऐसा मान लिया। और जब टाइम का वैल्यू कोई t2 है, किसी t2 टाइम पर पार्टिकल जो है उसने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया और वो किसी x2 मार्क के पर आ गया,
मतलब यहां से यहां का टाइम इज t1 सेकेंड्स और यहां से यहां का टाइम इज t2 सेकेंड्स। अच्छा, यहां से यहां का लेंथ है x1 और यहां से यहां का लेंथ है x2। अब अगर आप इस डायग्राम में सोचोगे, ये वाले डायग्राम में, तो मैंने बोला कि मान लो t1 टाइम पर पार्टिकल यहां कहीं पर था x1 पोजीशन पर और t2 टाइम पर पार्टिकल जो है वो x2 पोजीशन पर है। अब ये डायग्राम को बोलो, ये डायग्राम देखो, पार्टिकल का पाथ ये है। इस डायग्राम को देख के आप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, इस वाले डायग्राम को देख के? हाँ बता सकते हैं क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? मान लो पार्टिकल जो था वो इस तरह से मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में वो इस तरह से मूव कर रहा था। हमने क्या बोला कि किसी भी टाइम t1 पर पार्टिकल अपने को इधर दिखा x1 पोजीशन पर और किसी भी टाइम t2 पर पार्टिकल अपने को इधर दिखा। मतलब यहां से यहां का लेंथ है x1 और यहां से यहां का लेंथ है x2। अब अगर ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है, तुम खुद से सोचो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है, इस डायग्राम को देख के अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताना चाहता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए मुझे बस फाइनल पोजीशन जानना होता है और इनिशियल पोजीशन जानना होता है। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों मेरे को पता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर? हाँ या ना बोलो। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये x2 और x1 के बीच का जो गैप है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? पार्टिकल सीधे रास्ते पे चल रहा था। मान लो पार्टिकल अगर सीधे रास्ते पे नहीं चल के ऐसे भी अगर चल रहा होता, ऐसे भी अगर चल रहा होता, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ डिस्प्लेसमेंट तो यही होता ना। जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे बस फाइनल पोजीशन देखना है और मुझे इनिशियल पोजीशन देखना है। वो किस रास्ते से जा रहा है मुझे उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो डायग्राम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या? सर नहीं आया समझ में ये? हाँ सर। मेरे पास देखो 31 पार्टिसिपेंट्स और मेरे को सबका आवाज सुनना है। सर वो वाला जो हाँ x2 माइनस x1 सर वो वाला x2 माइनस x1 समझा दे। देखो मैंने क्या बोला कि पार्टिकल जो था वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ में अभी ट्रैवल कर रहा था, मैंने ऐसा बोला। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, किसी t1 टाइम पर मैंने पार्टिकल को देखा था तो वो मुझे ओरिजिन से x1 डिस्टेंस की दूरी पे मिला था। फिर से किसी t2 टाइम पर अगर सेम पार्टिकल को देखा तो वो मुझे ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे मिल रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये था और पार्टिकल का फाइनल पोजीशन ये था। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट जानना है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से यहां का जो लेंथ होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से यहां x2 है, यहां से यहां x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 का होगा क्या? आया क्या समझ में? हाँ या ना? हाँ सर। ओके। अच्छा अभी देखो टाइम इंटरवल, ये डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम इंटरवल लगा, मतलब अगर मुझे x1 से x2 जानना था तो कितना टाइम लगा। यहां पर हमने टाइम देखा तो टाइम t1 सेकंड का हो रहा था, यहाँ पे टाइम देखा t2 तो minus t1 t2 हो रहा था। तो टाइम इंटरवल को t2 माइनस t1 लिख सकते हैं क्या? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम इंटरवल हो गया। अब तुम खुद से बोलो, अगर मुझे कभी भी एवरेज वेलोसिटी जानना है तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं क्या? हाँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। कोई डाउट है क्या यहां पर किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा फिर ग्राफ देखो, जो हमने ग्राफ बनाया था, हमने जो ग्राफ बनाया है वो क्या था? ऐसा कुछ ग्राफ हमने बनाया था, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ तो ये इस तरह का फॉर्म में आया था और ये बोला कि जब टाइम t1 है तो पार्टिकल का पोजीशन था x1 का, जब टाइम t2 है, जब टाइम t2 है तो पार्टिकल का पोजीशन है, ये x1 था और ये x2 था। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये वाला इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पॉइंट था।
क्या करते हैं ना, ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये इनिशियल वाले और फाइनल वाले लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन बन के आएगा ना, इस लाइन का मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन मेरे पास बन के आया आईपी जो लाइन बन के आया है, मुझे इस लाइन का स्लोप जानना है, ठीक है। अब स्लोप कैसे जानेंगे, तो मैं इसको इधर ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूं और मैं इसको इधर ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूं। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है क्या? Yes, sir. हाँ अगर Yes, दिस sir. एंगल इज थीटा, Yes, sir. अगर दिस एंगल इज थीटा, तो मेरे को स्लोप जानना है। स्लोप कौन से लाइन का? स्लोप ऑफ लाइन आईपी, वो जो आईपी लाइन है मुझे उसका स्लोप जानना है। अब उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x2 है, ये x1 x2 है, minus x1 इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा x2 minus x1 और इसका बेस बेस हो हो जाएगा जाएगा t2 minus t1 t2 minus t1। वेरी नाइस, t2 minus t1। तो जब आप tan थीटा फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1 आया क्या, इस तरह से आया क्या स्लोप का वैल्यू? हाँ Yes, अब sir. ये वैल्यू कहीं पर देखा है आपने, x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1, ये एवरेज मतलब वेलोसिटी है क्या? नहीं इंस्टेंटेनियस नहीं वेलोसिटी नहीं, ये तो एवरेज है ना, इंस्टेंटेनियस तो अभी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अभी एवरेज ही खेल अच्छा रहे हैं। ओके एवरेज वेलोसिटी ये एवरेज वेलोसिटी है ना, इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ in an interval of time, in an interval of time, in an interval of time will give average velocity। सर ये नहीं समझ में आया सर, ये पॉइंट जो लिखा है वो सबको समझ में आ रहा है क्या? मैंने इस लाइन का आईपी वाले लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया। अब जब मैं इस आईपी वाले लाइन का स्लोप फाइंड आउट करा, अब आईपी वाला लाइन कैसे आया, मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन किया। इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आया, आईपी लाइन जो आया, इस आईपी लाइन का जब मैंने स्लोप कैलकुलेट किया तो स्लोप मेरे को क्या मिल रहा है, स्लोप मेरे को एवरेज वेलोसिटी के बराबर मिल रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ तो मैं इसको जनरलाइज कर, कोई डाउट है क्या किसी को? देखो एकदम नई चीज पढ़ रहे हैं तो कुछ भी अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, देखो सिलेबस खत्म हो नहीं हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैंने क्या बोला, ये पोजीशन, पहले तो आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, पहले तो आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया इसके पाथ को देख के। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा था, t2 टाइम पर x2 पोजीशन पर था, t1 टाइम पर x1 पोजीशन पर था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 minus x1 का, और कितने टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो t2 minus t1 वाले टाइम पर हुआ। तो x2 minus x1 और t2 minus t1 को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से मैंने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर दिया सीइंग ऑन द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। अच्छा, अब इसी एवरेज वेलोसिटी को मुझे ग्राफ यूज करके फाइंड आउट करना है। कौन से ग्राफ को यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा था। अब अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है तो तुम देखो t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन था x1, t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है x2। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दिया। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये जो इनिशियल पोजीशन और ये जो फाइनल पोजीशन है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस लाइन का मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब जब मैंने इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया तो स्लोप मैंने देखा कि स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, tan थीटा के इक्वल आ रहा है। स्लोप tan थीटा है और स्लोप tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1। तो स्लोप ऑफ आईपी लाइन, और ये आईपी लाइन कैसे बना था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके। तो हमने देखा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन एन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक जब मैंने लाइन बनाया तो इसका जो स्लोप है वो मेरे को एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जा रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. सबको समझ में आया क्या ये बात? यस सर। तो Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी, कभी भी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बात याद रख लेना, कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होगा, अगर आप एक गिवन टाइम इंटरवल में स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप से आपको वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये शायद आपने बचपन में पढ़ा भी होगा
कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल इज इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसा पढ़ा है क्या? हाँ सर। पढ़ा होगा ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो उसको अभी हमने क्या कर लिया, प्रूफ करके भी देख लिया। ये इतना समझ में आया है क्या सबको? यस सर। अगर समझ में आया है तभी हम आगे बढ़ यस पाएंगे। सर। अच्छा अभी देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ये जो टाइम इंटरवल है ना t1 और t2 का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे डेल्टा t क्या है? डेल्टा t जो है वो एक्चुअल में t2 माइनस t1 है, क्या लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर, यस यस सर। सर। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, डेल्टा उसका x इज इक्वल मतलब टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आया था वो था एक्चुअल में डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, था या नहीं? यस सर। ठीक है। मान लो इस एक्सप्रेशन में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इफ दिस डेल्टा t टेंड्स टू 0, मान लो मैंने ये बोला कि ये जो डेल्टा t है ना इसका वैल्यू बहुत छोटा है। अब अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब मैं इस डेल्टा t को dt से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? ये सब याद है क्या अपने को? डेल्टा t dt यस सर। हाँ सर। सबको याद है ना? Yes, sir. मतलब ds by dt हाँ, वो इंस्टेंट वेलोसिटी देगा। अभी आएंगे वहां पे। अभी हमने क्या बोला कि अगर ये डेल्टा t का वैल्यू टेंडिंग टू 0, मतलब क्या है कि t1 और t2 में जो गैप है वो बहुत छोटा है। जैसे मान लो t1 जो टाइम था वो 10 सेकंड था और t2 जो टाइम है वो 10.00000001 सेकंड है। तो t1 और t2 के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है क्या? बहुत छोटा सा गैप है क्या? यस सर। तो अगर मैंने t2 को छोटा करना स्टार्ट किया तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी क्या हो जाएगा? x1 की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही होगा क्या? यस सर। तो in dt time the displacement dx ये भी टेंड्स टू 0 है क्या? इस छोटे से dt टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx वो भी तो टेंड्स टू 0 होगा। अगर मैंने ये t2 को यहाँ पे लाके रख दिया एकदम पास में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो बहुत छोटा है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब एक्चुअल में आप तुम सोचो 10 सेकंड हो या 10.00001 सेकंड हो, ये एक्चुअल में 10 सेकंड ही है क्या अप्रोक्सीमेटली? हाँ। तो अगर ये जो मैं अभी एवरेज के बारे में बात कर रहा था, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि इस एवरेज वाले फॉर्मूला में डेल्टा t टेंड्स टू 0 या टाइम को dt रख दूं, तो ये अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का हो गया क्या? एग्जैक्टली 10 सेकंड का स्पीड हो गया क्या? 10 सेकंड हो या 10.0000001 सेकंड हो, वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड ही है क्या? हाँ। यस सर। Yes, तो ये sir. एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस हो गया क्या? ये जो हाँ, sir, एवरेज हो गया। वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया क्या? हाँ, इंस्टेंटेनियस sir. स्पीड। और कैसे डिफाइन Yes, किया? sir. इंस्टेंटेनियस स्पीड v को क्या लिखेंगे? v को लिख देंगे dx डिवाइडेड बाय dt, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सर आया नहीं समझ में? सर फिर से बताओ क्या एक बार? नहीं सर, हो गया। सबको समझ में आया क्या? यस सर सर। फिर से एक बार समझा दीजिए। देखो फिर से देखो, हमें एवरेज का रिलेशन तो समझ में आ गया सर, हमें एवरेज का रिलेशन तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी मेरे को एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। और ग्राफ में भी हमने देखा कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज कैलकुलेट करना है, उन दो टाइम इंटरवल के बीच में जो लाइन बनेगा उसका स्लोप कैलकुलेट कर लो तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पर t1 और t2 के बीच में गैप अच्छा खासा है। देखो t1 और t2 के बीच में गैप अच्छा खासा है। मान लो मैं ये जो टाइम इंटरवल dt था इसको मैं बहुत छोटा मान रहा हूँ। अब बोलोगे सर कितना छोटा? तो मान लो t1 को मैंने 10 सेकंड मान लिया और t2 को मैंने मान लिया 10.0000001 सेकंड। इसका मतलब क्या है? ये जो डेल्टा t है, ये जो डेल्टा t है टेंडिंग टू 0 हो गया है, बहुत छोटा। टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है कि 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है। तो जब भी डेल्टा t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो मैं उसको डेल्टा t को dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं डेल्टा t को इस dt से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? एक छोटे से dt टाइम पे, अभी dt टाइम कितना है? 0.0000001 सेकेंड। इस छोटे से dt टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, इन दोनों का जो रेशियो है dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, छोटा सा dx और छोटे से dt का जो रेशियो है वो इंस्टेंटेनियस है। क्यों इंस्टेंटेनियस है? क्योंकि अगर तुम सोचो इनिशियल टाइम 10 है
और फाइनल टाइम है 10.00001 सेकंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड के बारे में ही बात कर रहे हैं क्या? तो अगर मैं एग्जैक्टली 10 सेकंड के बारे में ही बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज नहीं होके ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, क्योंकि मैंने जो टाइम इंटरवल यहाँ पर लिया है वो टेंडिंग टू 0 है, वो ना के बराबर का टाइम है। तो ये जो एवरेज वैल्यू होगा, ये एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस हो जाएगा जब dt का वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, डेल्टा t का वैल्यू टेंडिंग टू 0। सर नहीं आया समझ में? ये सर आ गया समझ में। सबको समझ में आया? देखो मुश्किल है, आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले मैंने एवरेज कैलकुलेट करना सिखाया, अब एवरेज जब भी, एवरेज कब कैलकुलेट करते हैं, जब एक इंटरवल ऑफ टाइम है, जब एक इंटरवल ऑफ टाइम है तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मेरे को स्पीड कितना है वो बताओ, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। अब इंस्टेंटेनियस को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर ये चेंज ऑफ टाइम टेंडिंग टू 0 हो गया, मतलब 10 सेकंड से लेके 10.0000001 सेकंड हो गया, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में, इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो मैं स्पीड कैलकुलेट करूंगा वो एवरेज नहीं होके इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, क्योंकि 10 से लेके 10.00001 सेकंड अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड ही है। आया क्या समझ में ये बात? हाँ या ना? अच्छा, अब तुम खुद से सोचो, मान लो ये फाइनल पॉइंट पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो अगर बहुत पास आ गया तो ये जो फाइनल पॉइंट P है वो भी अप्रोक्सीमेटली उठ के I के पास ही आ गया है क्या? जहां पर इनिशियल पोजीशन होगा वहीं पर फाइनल पोजीशन भी होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। dx तो बहुत छोटा होता है ना, देख तो नहीं पाएंगे उसको, dx तो बहुत छोटा होता है ना, मैंने बताया था ना dx अपने सोच से भी कहीं ज्यादा छोटा होता है। यस सर। यस सर। तो अगर ये dt टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो I भी इसी पॉइंट पर है, P भी इसी पॉइंट पर है। अगर तुम अब यहां पर स्लोप ढूंढोगे तो अब स्लोप किसका ढूंढेंगे? अब स्लोप ढूंढेंगे, अब कर्व है और इस कर्व में किसी एक पॉइंट पर ही हम है, तो कर्व के अगर किसी एक पॉइंट पर हो तो जिस पॉइंट पर भी आप हो ना, वहां पर आप क्या करो, इस तरह से टैंजेंट बना दो। तो ये जो टैंजेंट यहाँ पे बन के आएगा, ये टैंजेंट आपको क्या कर देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता देगा। जब आपने क्या किया था, यहां से यहां टाइम इंटरवल t1 वाले टाइम को t2 वाले टाइम से ज्वाइन किया था, तो ये जो लाइन था, ये रेड वाला जो लाइन था, इसका स्लोप एवरेज वेलोसिटी बताता, इसका स्लोप एवरेज वेलोसिटी बताता। लेकिन एग्जैक्टली t1 पर अगर मेरे को वेलोसिटी जानना है, अगर एग्जैक्टली t1 पर मेरे को पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है, तो मैं क्या करूंगा, t1 वाले टाइम पर, ये जो t1 वाला टाइम पर है ना, वहां पर ये जो कर्व है, ये कर्व जो था मेरे पास, इस कर्व का क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इस तरह से, इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो अगर t1 पर आपने इस कर्व, अब कर्व पे स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी कर्व पे स्लोप फाइंड आउट करना है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो, जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही तुम्हारे कर्व का स्लोप होगा। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर ये जो स्लोप होता ना, इसका जो स्लोप होता वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t1 होता। उसी तरह यहां पर जो स्लोप होता वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t2 होता। सर कुछ भी नहीं समझ में आया सर? नहीं सर, समझ में आ गया। सबको समझ में आया क्या? 31 पार्टिसिपेंट्स हैं तो यस सर, आ गया। सबको समझ Yes, में आ गया? सर। कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम नाराजगी में बैठे हैं कि नहीं सर हम तो बोलेंगे ही नहीं। इस सर समझ में आया। सबको समझ में आ गया? अन्वेश, वर्षा, यस सर। यस कृतिका, सर। लोहितांश, Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब देखो, अब मुझे याद क्या रखना है, हमें याद क्या रखना है, हम क्या बोलेंगे कि if slope is calculated, if slope is calculated between, if slope is calculated between any two time, between any two time, any two time of position time graph, of position time graph, of position time graph, the slope will give, the slope will give the average velocity, the slope will give the average velocity in that time interval, in that
टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो अपने को मिल जाएगा। लेकिन if slope is calculated at any instant of time, if slope is calculated at any instant of time, then the slope will give instantaneous velocity. I hope ये सबको समझ में आया है। सर ऊपर वाला एवरेज वेलोसिटी है। ऊपर एवरेज होगा ना, जब भी आप टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करोगे तो एवरेज वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करोगे तो इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए एवरेज वेलोसिटी, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, ये 2 पॉइंट में किसी को भी डाउट है तो बोलो। आसान पॉइंट नहीं है, टाइम लगता है समझने में। सबको समझ में आया क्या? हाँ बोलो बोलो। ऊपर वाला में वो क्या लिखा है? If slope is calculated between any two time interval of position time graph, the slope will give the velocity in that time interval. बात समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, अब मान लो ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? 1 मिनट रुकिए। अरे आप नोट डाउन कर लेना ना इसको, आपको मैं टाइम दूंगा नोट डाउन, मतलब आपके पास वो चला जाएगा, आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन कैसा है, ऐसा बोला गया कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ तो इस तरह का गिवन है ऐसा, और कुछ पॉइंट्स मार्क्ड थे यहाँ पर A, B एंड C। क्वेश्चन में पूछा गया है सपोज A के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो t1 है, B के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो t2 है, और C के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो t3 है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम at which the velocity of the particle is negative. The velocity तो of C. the particle is negative. बोलो आंसर क्या होना चाहिए? पॉइंट सी में होगा वो। C होगा, A होगा, B होगा। पॉइंट सी होगा। अब यहाँ पर अगर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि किस इंस्टेंट पे, फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। t3 - t2 में। तो नहीं, इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड द टाइम एट विच मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का स्पीड नेगेटिव था, या पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव था, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्लोप बना लेंगे। देखो इसका स्लोप का एंगल 90 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या होता? नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर अगर देखोगे तो स्लोप ऐसा बनता, स्लोप का एंगल 0 है, मतलब ये 0 वेलोसिटी हो गया क्या? जीरो वेलोसिटी मतलब रेस्ट भी हो गया ना, पार्टिकल रेस्ट में होगा अगर वेलोसिटी 0 है तो। और यहाँ पर ना सर मुझे गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है बोलो? सर A से B बढ़ रहा है, फिर B 0 कैसे हो गया? A से B पार्टिकल का पोजीशन बढ़ रहा है, A से B जाते वक्त पार्टिकल का पोजीशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी थोड़ी बढ़ रहा है। वेलोसिटी के लिए तो आपको स्लोप देखना पड़ेगा ना। ठीक है। देखो B वाले पॉइंट तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी था फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम अगर इसको एनालाइज करोगे ना, देखो फ्रॉम A टू B अगर मैं बात करूं, फ्रॉम A टू B, देखो A पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। A पर वेलोसिटी है पॉजिटिव और B पर वेलोसिटी हो गया 0। तो A से B आते वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी जो है, A से B पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है क्या? पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ पर 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर 0 हो गया। तो जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, अब सिंस पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल क्या करेगा? x के पॉजिटिव के डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है। अब पार्टिकल इस तरफ मूव करके कहां पर आ गया? मान लो यहाँ कहीं पर आ गया। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया था मूव करना और पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो क्या होगा,
बी से सी पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव हो गया क्या? बी से सी पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव हो गया क्या? देखो स्लोप नेगेटिव है ना बी से सी में। हाँ सर, हाँ सर। तो अगर बी से सी पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब बी इसका फाइनल एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पीछे घूमना स्टार्ट कर रहा है क्या? देखो वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भाग रहा है। तो पार्टिकल हाँ। ओ से यहाँ कहीं पर ए पे होगा, ए से बी गया, फिर घूम के ऐसे वापस आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा है समझ में ये। यस ऐसा आपको समझ में नहीं आया आ है रहा क्या? सर समझ में। ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो पॉइंट ए पर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है। पार्टिकल का वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी ये जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा लिखते हैं क्या? तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही तो वेलोसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वेलोसिटी उसी तरफ होना चाहिए। पार्टिकल ने स्टार्ट किया था ओरिजिन से, देखो पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, फिर पार्टिकल का पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। किधर इंक्रीज कर रहा है? पॉजिटिव के साइड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो पार्टिकल का पोजीशन देखो बढ़ रहा था, इस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पार्टिकल ट्रैवल करते करते कहां पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। मतलब ये ओरिजिन से बी तक पार्टिकल का वेलोसिटी जो था पॉजिटिव था। पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वो एक्स के पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। बी के बाद अगर देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव आ गया। एग्जैक्टली बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था? जीरो था। मतलब इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल रुका, इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल रुका, फिर पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है। पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव मतलब अब वो रिवर्स करके भागना स्टार्ट करेगा। पहले इस डायरेक्शन में भाग रहा था, पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब वो रिवर्स करके इधर भागना स्टार्ट करेगा। तो बी से सी में वो क्या कर रहा है? पीछे भाग रहा है। आया क्या समझ में? बी से सी में पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है ना, ये सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, आप ये मान लेना कि अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं और पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव आया मतलब पार्टिकल इधर भाग रहा है। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव आया, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव आया मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ भाग रहा है। ये बात याद रख पाएंगे क्या? तो अगर ये बी हाँ पॉइंट सर। पर यहाँ पर रेस्ट में आ चुका था, अब यहाँ पर जब ये रेस्ट में आ गया तो इसके और आगे नहीं जा सकता। इसको आगे कौन लेके आ रहा था? यहां से यहां इसको लेके आ रहा था वेलोसिटी। अब जैसे ही इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगा ये और आगे नहीं जा पाएगा। अब ये क्या करेगा? पीछे घूमना स्टार्ट करेगा। तो पीछे घूमना स्टार्ट कर रहा है इस तरह से। आया क्या समझ में ये? यस सर। सब हाँ बोलो। यस सर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर हम टेंजेंट ओरिजिन से ड्रॉ नहीं कर सकते, स्लोप ओरिजिन से? आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा आप क्या फाइंड करना चाहते हो। आप इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना चाहते हो या आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का एवरेज कैलकुलेट करो तो आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अगर टाइम इंटरवल के बीच में कैलकुलेट करना है तो लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? टैंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे। यहाँ पे जो टैंजेंट बनता ये इसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो मतलब आप एवरेज कैलकुलेट करो, अगर आप टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो मतलब आप इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट कर रहे हो। बात समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो आई होप ये पोजीशन टाइम ग्राफ सबको समझ में आया। यस सर। इस वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि एट व्हाट टाइम द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज जीरो, तो बता पाएंगे ना? बी। बी। सर अच्छा, बी। एक और चीज, पहले मैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का आपको मतलब समझा दूं। पेज पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या सबको? यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा ना? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इफ x is equal to t square minus 3t plus 4, सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है और कैसा फंक्शन है? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ठीक है, तो ये x क्या है? यहाँ पर x जो है वो पोजीशन है और t टाइम है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, what will be the position of the particle at t equals to 0। मान लो t equals to 0 पर किसी ने आपसे पार्टिकल का पोजीशन पूछा होता, तो अगर -3 0
t इक्वल्स टू -3। पार्टिकल का आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 बच रहा है क्या? मतलब जब टाइम 0 है ना तो सर नहीं होगा ना, कैसे नहीं होगा? टी फिर ना सर, टी तो एक कांस्टेंट है ना, फिर t उसका क्यों कांस्टेंट? t डिफरेंशिएशन टाइम करने है के भाई, बाद। t टाइम है, t कहां से कांस्टेंट हो गया? और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर ये इस पे डिपेंड कैसे कर रहा है? ना सर ठीक है, वेरिएबल है ना, अगर हाँ। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर 2t - 3 निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो अभी? क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन करके? अच्छा ठीक। अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन बताया ही नहीं। आप ये देखो कि अगर मेरे पास x और t का रिलेशन, ऐसा थोड़ी कि सर कभी भी x और t का रिलेशन गिवन है तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ऐसा थोड़ी है यार। यहाँ पे x और t का रिलेशन गिवन है। अब ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज करेगा। तुम देखो जब t इक्वल्स टू 0 है ना तो पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल 4 मीटर के मार्क पे है। जब t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 -3, 1 -3 कितना हो गया? -2 + 4। तो पार्टिकल जो हो गया t इक्वल्स टू 1 पे, पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं पर आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो देखो पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर था और t इक्वल्स टू 1 पर यहाँ पर है, मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं। अब बोलो बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर यहाँ पे वेलोसिटी? तो यहाँ पर वेलोसिटी, अगर मेरे पास x और t का रिलेशन गिवन है और मैं ये जानता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मेरे को कभी भी फाइंड आउट करना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx/dt। अभी हमने देखा था क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt होता है? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। मेरे को लग रहा है Yes, sir. आधे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है सर, क्या चल रहा है सर? ये कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ऐसे ही गायब हो गया। नहीं सर, समझ में आ गया सबको समझ में आ सर, रहा आ रहा है है क्या? समझ में। हाँ सर। देखो प्लीज मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ना, एक बार जब चैप्टर एंड हो जाएगा तुम मेरे से पूछोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है समझाना। तो अभी समझाना बहुत ही आसान है। तो कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना, हक्का बक्का जब्बा जब्बा जो भी डाउट आ रहा है तुम पूछ सकते हो। v = dx/dt, ये अभी हमने डिफाइन किया था ना कि कभी भी अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो dx/dt करना है। अब x और टाइम का रिलेशन गिवन है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? d/dt सॉल्व करेंगे, t² - 3t + 4 का, t² - 2t - 3t + 4 का। तो जब आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखोगे ना तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कैसा आएगा? 2t - 3। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है वो किसी भी टाइम का हो सकता है। 2t - ये खुद टाइम का फंक्शन है। मान लो किसी ने मेरे से पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो t = 0 सेकंड पर, तो t = 0 सेकंड पर अगर कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो t के प्लेस में क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो देखो -3। t = 0 पर वेलोसिटी -3 आया। और नेगेटिव आना भी चाहिए था, तभी तो पार्टिकल इधर भाग रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी होगा तभी तो पार्टिकल इधर भागेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन था। पोजीशन टाइम रिलेशन को देख के, अब पोजीशन टाइम रिलेशन को देख के हम क्या-क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी टाइम पर पार्टिकल का क्या पोजीशन है हम ये बता सकते हैं। पहला डेटा देखो, मैंने t = 0 पे पोजीशन फाइंड कर लिया, t = 1 पे पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। और इसी पोजीशन टाइम रिलेशन को देख के अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा क्या? तो कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए और टाइम का फंक्शन गिवन है तो आप क्या कर दोगे? dx/dt सॉल्व कर दोगे। नहीं आया सर समझ में ये मेरे को? आगे सबको समझ में आया क्या? इस तरह इन दोनों में डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्या डिफरेंट आ रहा है? एक में आ रहा है 4 मीटर, दूसरे में आ रहा है -3। कहाँ 4 आ रहा है? सर उसने मिडिल टर्म किया है। मिडिल टर्म मिडिल टर्म डिफरेंट। -3 वेलोसिटी है ना? -3 वेलोसिटी है हाँ, और t = 0 में ये इसका पोजीशन था। पोजीशन अलग है, वेलोसिटी अलग है। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे ये x और t में ऐसा रिलेशन गिवन था, मान लो अगर ऐसा रिलेशन, टाइम है ना हमारे पास? हाँ टाइम है। मान लो अगर ये गिवन होता कि y = √/t, इसका मतलब क्या है? अगर y और t में रिलेशन गिवन है तो पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है क्या?
अगर y और t में रिलेशन गिवन है तो पार्टिकल y Yes, एक्सिस sir. पे लॉन्ग मूव कर रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर dy/dt कैलकुलेट करोगे तब भी तो आपको वेलोसिटी मिला, लेकिन कौन सा वेलोसिटी मिला? y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी मिला क्या? इस बार पार्टिकल जो है वो y एक्सिस में मूव कर रहा होगा ना। देखो t इक्वल्स टू 1 पे अगर t इक्वल्स टू 0 पे अगर पार्टिकल का पोजीशन देखोगे तो पार्टिकल यहाँ पर था, t इक्वल्स टू 1 पे पार्टिकल यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल 1.41 पर है। तो अलग अलग टाइम पर पार्टिकल जो है वो y कोऑर्डिनेट पे ऐसे ऐसे भाग रहा है क्या? अब मेरे को अगर यहाँ पर वेलोसिटी जानना होता तो फिर से मैं क्या करूंगा, मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही गिवन है। अब पोजीशन x में गिवन हो, y में गिवन हो, कभी कभी s में ऐसे दे देते हैं, s इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 4। अब अगर ऐसा गिवन है तो ये यहाँ पे s जो है ना ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर s लिखा मिल जाए आपको क्वेश्चन में तो s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आप अगर यहाँ पर भी ds/dt कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी तो वेलोसिटी ही है ना, हाँ या ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो मेरे पास हाँ, सर। ऐसा रिलेशन रहे या एक्सा टी में रिलेशन रहे, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी फाइंड आउट करना है तो इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? बोलो Yes, यार। sir. सबको समझ में आया? बहुत मुश्किल लग रहा है सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो अगर नहीं तुमको सर, समझ कुछ गया। भी ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो पूछो, मैं बता दूंगा। सर आ गया समझ में। सबको समझ में आ गया? सर एक बार और हाँ समझा सर। दीजिए। एक बार वापस से समझा दो। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास रिलेशन गिवन है कि s इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 4। अब अगर ये मेरे पास गिवन है तो आप देखो कि मैं अगर टाइम का वैल्यू 0 पुट करूं, यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है। t का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो देखो t का वैल्यू जब 0 है ना, t का वैल्यू जब 0 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा था? 4 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रखा था। फिर जब t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1, -1 प्लस 4 3। तो जब t इक्वल्स टू 1 हुआ तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 मीटर्स का हो गया। अब पार्टिकल का अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल का पहले डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल ने ओरिजिन को अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो पार्टिकल जो है वो पहले यहाँ कहीं पर था, यहाँ से 4 मीटर के मार्क पे। अब पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ से 3 मीटर के मार्क पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो? ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? 4 - 3 कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ। ठीक है। यस सर। अभी देखो पार्टिकल इस तरफ भाग रहा है, अगर पार्टिकल इस तरफ भाग रहा है इसका मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है? तो आप उसके लिए फाइंड आउट कर लो ds/dt। क्यों? क्योंकि ds/dt मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू बताता है। तो अगर मैं ds/dt सॉल्व करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 2t - 2। अब t इक्वल्स टू 0 पर अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया होगा, समय 0 पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो समय 0 पर देखो वेलोसिटी कितना आ रहा है? -2 मीटर पर सेकंड। अब देखो नेगेटिव वेलोसिटी है तभी तो पार्टिकल इधर से मूव करके इधर भागा। फिर देखो t इक्वल्स टू 1 पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जब पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर आया ना तो इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? 0। आया क्या समझ में? यस सर सर। अगर हम 2 ले लेंगे तो फिर तो ये सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ज्यादा हो जाएगा ना, कौन 6 2 हो ले जाएगा ये। हाँ तो 6 हो जाने दो। जैसे मैंने बोला कि अगर ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा आ गया, v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। अब तुम जो भी टाइम बोलो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को वेलोसिटी जानना है t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, ठीक है? कैलकुलेट करो तो 2 × 3 - 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 2 4। इसका मतलब जब 3 सेकंड हो गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है। पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब अब तीसरे सेकंड के बाद से पार्टिकल इधर भागना स्टार्ट करेगा। 0 सेकंड में वेलोसिटी जो था वो नेगेटिव था, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा था। 1 सेकंड पे देखा कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो हो गया वो 0 हो गया। 0 हो गया मतलब अब और इधर नहीं भाग सकता, अब ये घूम के इधर ही भागेगा ना, तभी वो 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। आया क्या समझ में? हाँ सर। और कोई डाउट? ये रिलेशन तुमको पोजीशन बताएगा कि किस टाइम पर पार्टिकल कहां पर बैठा है। मैं एक बार वापस से बता दूं, अगर जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है? अब देखो मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आप पार्टिकल का पोजीशन देखते हैं तो 1 - 2 + 4 मतलब
पार्टिकल जो था t इक्वल्स टू 0 पर, ये क्या है 1 माइनस टू क्या -1, t इक्वल्स टू 0 पर जब मैंने देखा ना, तो t इक्वल्स टू 0 पर मेरे को पार्टिकल यहाँ पे दिखा 3 मीटर के मार्क पे, फिर t इक्वल्स 4 टू पे 1 मिलेगा ना 0 पे। t इक्वल्स टू 0 पे 4, सॉरी t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो था वो 4 मीटर के मार्क पे है, ठीक है। फिर t इक्वल्स टू 1 पर अगर आप देखोगे तो t इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, तो ये क्या आ गया, ये 3 मीटर के मार्क पर आ गया कब, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर था, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, मतलब पार्टिकल जो है वो इधर भाग रहा है। अब अगर पार्टिकल इधर भाग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 से 1 सेकंड के बीच तक नेगेटिव होना चाहिए। 0 से 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तभी पार्टिकल इधर से इधर भागेगा। तो हम चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करके रखा है। अब अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी देख रहा हूँ, तो देखो वो मेरे पास -2 आ रहा है। अब ये आना भी चाहिए था, अगर यहाँ पे वेलोसिटी -2 है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, इधर भाग रहा है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर इसका वेलोसिटी -2 है। कुछ और टाइम पर वेलोसिटी देखोगे तो वो -2 नहीं होगा। जैसे t इक्वल्स टू 1 पर अगर देखा तो वेलोसिटी चेंज हो गया, 0 हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर लो, कीपिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। आया क्या समझ में अभी? सर सबको समझ में आया? Yes, अब sir. ये वेलोसिटी ऐसा नहीं कि -2 हो गया, 0 हो गया सर, अब क्या तुम अब देखो, मान लो अगर तुमने t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कैलकुलेट किया होता तो यही वैल्यू 4 आ रहा है। मतलब पहले पार्टिकल क्या करेगा, पहले ये जो पार्टिकल है, पहले पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर से चल के इधर आया, रुक गया यहाँ पर, अब ये घूम के उधर जा रहा है, तो पार्टिकल का मोशन ऐसे जाके ऐसा हो गया। आया समझ में ये? Yes, sir. सबने देखो इस तरह से एनालाइज करना आना चाहिए। फॉर्मूला लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन एनालाइज करना आना चाहिए। तो जब तक ये एनालाइजिंग पावर नहीं आएगी, फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ भी करेंगे एनालाइज करेंगे। अच्छा, टाइम हो चला है, तो याद रखेंगे कौन सा टाइम। आज एक क्लास है हमारा, एक्स्ट्रा क्लास शाम को, तो आप मेरे को टाइम बताओ कौन सा टाइम सही है। 4 to 5:30 सही है या 5 to 6:30? 5 to 6. 5 to 6:30. 5 to 6:30 एक क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स का, ठीक है। क्योंकि मंडे को टेस्ट होने वाला है और बीच में फिर कोई क्लास होगा नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो बतानी होंगी, इसलिए क्लास है। ये मतलब सैटरडे को क्लास नहीं होगा? सैटरडे को हमारा लेक्चर होता है क्या M2 में? सर आप हमें एमसीक्यूज दे दीजिए ना। MCQs में आज भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा आज मैं, ठीक है ना? Thank you, sir. हाँ ठीक, थैंक यू। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूं। तो 5 to 6:30 आज एक क्लास है। चलो आई बी एंडिंग दिस। Thank you, sir. थैंक यू। एंडिंग